तो एक स्पेशल फोर्स के जवान ने अपनी पहचान छिपाई और कैब ड्राइवर बन गया। लेकिन काम के पहले ही दिन उसे एक बड़ा सरप्राइज मिला। लेडी बॉस पीछे की सीट पर बिना किसी हिचकिचाहट के कपड़े बदलने लगी। उसे आगे बैठे ड्राइवर की कोई परवाह नहीं थी। और फिर कपड़े बदलने के बाद उसने एक पेपर बैग से पिस्तौल निकाली। ये उसने अभी अभी ब्लैक मार्केट से भारी कीमत पर खरीदी थी। और इस तरह की बंदूक को ट्रैक करना नामुमकिन होता है। तो क्या वो किसी का खून करने के लिए इतनी तैयार होकर जा रही है? इसके बाद गाड़ी एक बैंक्वेट हॉल के बाहर रुकी। उसने ड्राइवर को गाड़ी चालू रखने को कहा और बोली कि वो बस अभी आती है। लेकिन जब रीस ने उसका पीछा किया तो देखा कि वो पुलिस की वर्दी पहने एक आदमी से अंधेरे में मिल रही है। रीस को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। असल में जोई ने बस अपने तगड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करके पुलिस अफसर के भतीजे की खोई हुई बंदूक वापस खरीदी थी, जो उसने मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दी थी। पुलिस की बंदूक खोना एक बड़ा जुर्म है। अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ लग जाती और कोई मर्डर हो जाता तो भतीजे का करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाता। बंदूक लौटाकर उसने न सिर्फ पुलिस अफसर की परेशानी दूर की बल्कि एक राजनेता की मुसीबत भी टाल दी। असल में उसकी असली पहचान एक प्रोफेशनल फिक्सर की है, जो बड़ी बड़ी मुसीबतें सुलझाती है। आसान शब्दों में कहें तो पैसे लेकर दूसरों की परेशानियां खत्म करना। और ऐसे काम अक्सर पर्दे के पीछे ही होते हैं। इसलिए जब भी वो किसी की परेशानी सुलझाती है तो उसे उनका एक राज भी पता चल जाता है। और जितने ज्यादा राज उतना ही बड़ा खतरा। जोई ही वो नया नाम है जो फिंच की मशीन ने दिया है। इसका मतलब है कि उसके साथ कोई बड़ी हिंसक घटना होने वाली है। और अभी तक की जानकारी के हिसाब से जोई शायद शिकार होने वाली है, न कि हमला करने वाली। इसीलिए रीस ने एक कैब ड्राइवर बनकर उसके करीब जाने और उसे बचाने का फैसला किया। जल्द ही जोई को एक नया काम मिलता है। एक फार्मा कंपनी का मैनेजर चाहता है कि वो एक ब्लॉगर से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग खरीद ले। उसका कहना है कि इस रिकॉर्डिंग में कंपनी के बॉस और एक लेडी एम्प्लॉय के अफेयर की बात है। बॉस की शादी एक बहुत अमीर परिवार में हुई है और उसकी पत्नी का पिता ही कंपनी का चेयरमैन है। और ये वो वक्त है जब चेयरमैन पूरी कंपनी की कमान बॉस को सौंपने वाला है। अगर ये रिकॉर्डिंग उसकी पत्नी या ससुर के हाथ लग गई तो बॉस को कंपनी तो मिलेगी ही नहीं, बल्कि उसे घर से भी निकाल दिया जाएगा। मैनेजर ने $50,000 देने के बाद कहा कि रिकॉर्डिंग किसी भी कीमत पर सीक्रेट रहनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जोई अक्सर इस कंपनी की मुसीबतें सुलझाती है। इसके बाद जोई उस ब्लॉगर से मिलती है। ये आदमी बड़ी कंपनियों में छुपे हुए माइक लगाता है और अंदर की जानकारी निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। इसलिए उसे इस तरह की डील करने की आदत है। और ये दिखाने के लिए कि उसकी रिकॉर्डिंग बहुत कीमती है, उसने उसे प्ले भी कर दिया। लेकिन जोई ने वादा किया था कि वो रिकॉर्डिंग को सीक्रेट रखेगी। उसने तुरंत लैपटॉप बंद किया, पेन ड्राइव निकाली और पैसे देकर अपना काम पूरा किया। हालांकि ब्लॉगर ब्लैकमेल करने में माहिर है, लेकिन रीस को लगता है कि वह जोई के लिए जान का खतरा नहीं है। इसका मतलब है कि जोई की जान को खतरा कहीं और से है। ये जानने के लिए कि उसके आसपास क्या खतरा हो सकता है, रीस ने जानबूझकर जोई का पसंदीदा जैज म्यूजिक प्ले किया। लेकिन उसे इंप्रेस करने की ये कोशिश काम नहीं आई। उसका पूरा ध्यान बस उस नई रिकॉर्डिंग पर था। ऐसा लग रहा था कि वो नहीं चाहती कि कोई उसे समझ पाए। रीस ने जोई को सही समय पर डील वाली जगह पहुंचा दिया। वो मैनेजर पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था, लेकिन वहां उम्मीद से एक बॉडीगार्ड ज्यादा था। रीस को उसकी फिक्र हुई और उसने उसे सावधान किया। रीस साफ था कि वो ज्यादा सोच रहा था। वैसे तो जोई को बस वो पेन ड्राइव मैनेजर को देनी थी और पैसे लेने के बाद उसका काम खत्म हो जाता। लेकिन तभी गाड़ी से एक और बॉडीगार्ड नीचे उतरा। रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद मैनेजर ने कहा कि कंपनी का बॉस उससे मिलकर शुक्रिया कहना चाहता है। दोनों बॉडीगार्ड्स जिस तरह खड़े थे उससे साफ था कि जोई के पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं था। वो लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींचने लगे। गनीमत है कि रीस ने सही वक्त पर आकर तीनों को पीट दिया और जोई को अपनी गाड़ी में वापस ले आया। लेकिन वो मैनेजर उन्हें जान से मारने के लिए उतावला हो रहा था। तुम कौन हो? तुमने कहा था कि हम एक ही कंपनी में काम करते हैं, परेशानियां सुलझाते हैं। मुझे खबर मिली थी कि तुम्हारी जान को खतरा है। किसने दी तुम्हें खबर? तुम्हारे अपने लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं। हमें उस रिपोर्टर को ढूंढना होगा जिसने रिकॉर्डिंग की है। सच का पता लगाना होगा। साफ था कि उस रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा था जो मैनेजर की बताई गई कहानी से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अच्छी बात यह थी कि जोई अपने काम में काफी माहिर थी और उसने बैकअप के तौर पर एक कॉपी अपने पास रख ली थी। उस रिकॉर्डिंग में एक औरत की आवाज सुनी जा सकती थी, लेकिन शोर इतना ज्यादा था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। जब रीस उस ब्लॉगर के घर पहुंचा तो वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। फिंच ने पुलिस के रेडियो से सुना कि उस ब्लॉगर की अभी अभी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। और एक फार्मा कंपनी के लिए किसी को बीमारी से मार देना बहुत आसान काम है। लगता है कि मैनेजर ने ब्लॉगर का पीछा करके उसे मार दिया है। उनका मकसद हर उस इंसान को खत्म करना है जिसके पास वो रिकॉर्डिंग है। तो अगला नंबर पक्का जोई का था। जैसे ही रीस अपनी गाड़ी के पास लौटा उसने देखा कि जोई वहां से गायब हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने रिकॉर्डिंग के शुरुआत का हिस्सा सुन लिया था, लेकिन उससे आगे की बात समझ नहीं आ रही थी और पीछे का शोर इतना ज्यादा था कि कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिंच ने उस औरत की आवाज को पहचान लिया। वो उसी फार्मा कंपनी की एम्प्लॉय डायना थी। ये सब बॉस के साथ उसके अफेयर वाली कहानी से बिल्कुल मैच कर रहा था। रीस को लगा कि अब टेंशन खत्म हो गई है, लेकिन फिंच का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि वो डायना को पहली बार नहीं देख रहा था। असल में 6 महीने पहले ही डायना का नाम फिंच की मशीन की लिस्ट में आ चुका था, लेकिन उस वक्त उसे रीस जैसा कोई बचाने वाला नहीं मिला था और उसे अपनी आंखों के सामने डायना को ब्रेन ट्यूमर से मरते हुए देखना पड़ा था। लेकिन मशीन किसी बीमारी से होने वाली मौत की जानकारी नहीं देती। साफ था कि डायना को भी उस ब्लॉगर की तरह उसी फार्मा कंपनी ने जानबूझकर मारा था। चूंकि बॉस कंपनी की कमान संभालने वाला था तो ऐसा लगता है कि बॉस को डर था कि उसका अफेयर सामने ना आ जाए, इसीलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड डायना को मार दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। अब मुझे पता है कि जिम्मेदार कौन है और हम उन्हें रोक सकते हैं। मशीन हमें दोबारा उसी का नंबर नहीं देगी। ये कहते हुए फिंच बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ और उसने एक बढ़िया सूट पहन लिया। फिर वो लंगड़ाते हुए फार्मा कंपनी के बॉस के ऑफिस में पहुंच गया। असल में पिछले 2 दिनों में फिंच ने शेयर मार्केट से इस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए थे और रातों रात
कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया था। बॉस ने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी और इस बड़े इन्वेस्टर से मिलने आ गया और फिंच ने मिलते ही अपना रुतबा दिखाया। उसने बॉस को एक बेहद महंगी घड़ी गिफ्ट की। बॉस ने भी बड़ी खुशी से वो तोहफा कबूल कर लिया और फिंच को पूरी कंपनी घुमाने ले गया। उसने बताया कि उनकी कंपनी के पेनकिलर की मार्केट में हिस्सेदारी काफी बढ़ चुकी है और जल्द ही आने वाली नई दवा से उनका बिजनेस और भी बड़ा हो जाएगा। जब ये खबर उड़ी कि कंपनी में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर आया है तो रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके चेयरमैन ने भी फिंच से मुलाकात की। उसने साफ साफ कहा कि अगले साल वो पूरी कंपनी अपने दामाद को सौंपने वाला है। उसकी बातों से लग रहा था कि उसे अपने दामाद पर पूरा भरोसा है। फिंच उसे बताना चाहता था कि तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी को धोखा दे रहा है और तुम बेवकूफों की तरह उसी धोखेबाज को अपनी कंपनी देने जा रहे हो। लेकिन फिंच ने इतने पैसे लगाकर कंपनी के शेयर्स सिर्फ इसलिए खरीदे थे ताकि वो माइक वाली घड़ी बॉस के ऑफिस तक पहुंचा सके। उसने मैनेजर को बॉस से कहते सुना कि ब्लॉगर का काम तमाम हो चुका है लेकिन जोई और वो ड्राइवर अभी भी गायब है। बॉस नहीं चाहता था कि उसकी कुर्सी पर कोई खतरा आए, इसलिए उसने मैनेजर को हुक्म दिया कि किसी भी तरह उन दोनों को मार दे और ये पक्का करे कि जिन लोगों ने भी वो पेन ड्राइव देखी है वो सब जिंदा ना बचे। माइक वाली घड़ी से उन्हें एक और बड़ा सुराग मिला। असल में डायना की वो रिकॉर्डिंग ऑफिस के वाटर कूलर के पास छुप कर की गई थी। उस हिस्से का शोर हटाने के बाद डायना की आवाज काफी साफ सुनाई देने लगी। डायना रिकॉर्डिंग में कह रही थी कि नई दवा में कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब है कि उसका बॉस के साथ कोई अफेयर नहीं था, बल्कि उसे पता चल गया था कि नई दवा में एक जानलेवा कमी है और जब वो ये बात दुनिया के सामने लाने वाली थी तो बॉस ने उसे मरवा दिया। एक बेकसूर की इस तरह हुई मौत से फिंच अंदर ही अंदर खुद को और ज्यादा कसूरवार मानने लगा। तभी सिस्टम से जोई की लोकेशन का पता चला। रीस तुरंत उस लोकेशन पर एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। टेबल पर रखे 2 वाइन के ग्लासेस को देखकर लग रहा था कि जोई को पहले से ही पता था कि उसके फोन की लोकेशन ट्रैक हो रही है। वो तो वैसे भी क्रिमिनल्स के बीच काम करती है, इसलिए उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे हर चीज अपने कंट्रोल में रखने की आदत है और उसे रीस का ऐसे पीछा करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन गायब रहने के दौरान जोई ने भी डायना की मौत का सच पता लगा लिया था। जब वो बीमार थी तब भी काम कर रही थी। मारे जाने से 5 दिन पहले उसे अस्पताल से बाहर ले जाया गया था। जहां तक ऐसे फिक्सर्स की बात है, लोग मानते हैं कि वो बहुत लालची होते हैं और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जोई थोड़ी अलग निकली। जब उसे पता चला कि डायना फार्मा कंपनी का सच सामने लाने के चक्कर में मारी गई तो जोई ने छुपना छोड़कर उस घटिया कंपनी के खिलाफ पुख्ता सबूत ढूंढने का फैसला किया। और ये भी अच्छा ही हुआ कि रीस गाड़ी भी चला सकता था और मारपिटाई में भी माहिर था। फिंच को डायना की पूरी ऑडियो फाइल मिल गई, लेकिन मिशन से ठीक पहले जोई उस पुलिस अफसर से मिली जिस पर उसका एहसान था। उसने उसे हिदायत दी कि अगर आज रात फार्मा कंपनी से कोई शिकायत आए तो पुलिस उसे अनदेखा कर दे। अफसर भी अपना एहसान जल्द चुकाना चाहता था, इसलिए वो तुरंत मान गया। फिंच ने फार्मा कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया था, जिसकी मदद से रीस ने कार्ड वाले दरवाजे का अलार्म सिस्टम डीएक्टिवेट कर दिया। दोनों आसानी से कंपनी के अंदर घुस गए और रास्ते में गश्त लगा रहे गार्ड से भी बच निकले। सीईओ के ऑफिस में घुसने से पहले रीस ने सिर्फ एक पेपर क्लिप से ताला खोल दिया। ये देखकर जोई समझ गई कि ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। दोनों छुपकर सीईओ के ऑफिस में घुस गए। हालांकि कंप्यूटर से डायना से जुड़ी सारी साइलेट डिलीट कर दी गई थी, लेकिन फिंच के रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से उन्होंने डिलीट की गई वो सीक्रेट साइलेट ढूंढ निकाली। इनमें डायना की नई दवा के क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट थी, लेकिन मेडिकल बोर्ड से पास हुए वर्जन और असली वर्जन में ट्रायल करने वालों की संख्या कम थी। और कुछ ही समय पहले इन सभी लोगों की हार्ट सेल होने से मौत हो गई थी। इतनी ज्यादा मौतों का आंकड़ा ये बताने के लिए काफी था कि ये नई दवा कोई जादू नहीं बल्कि जहर है। ट्रायल की इंचार्ज होने के नाते डायना इस दवा को बाजार में आने से रोकना चाहती थी, लेकिन लालची सीईओ नहीं चाहता था कि दवा बनाने में लगा करोड़ों का खर्च पानी में मिल जाए। उसने न सिर्फ डायना को बेरमी से मरवा दिया, बल्कि मेडिकल बोर्ड को भेजी गई रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ भी की, जिससे उसे बोर्ड की मंजूरी मिल गई। अगर ये जहर बाजार में आ जाता तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता। तभी फिंच का ध्यान ऑफिस के एसी की आवाज पर गया। ये डायना की ऑडियो फाइल के आखिरी हिस्से का बैकग्राउंड शोर था, इसलिए उसने तुरंत उस आवाज को अलग किया। जैसे ही वो ऑडियो फाइल से शोर को हटाने वाला था, यहाँ रीस मुसीबत में फंस गया। रीस पर हमला हो गया था, उसकी जान खतरे में थी, वो पूरी तरह से घिर चुका था। वो अपनी बात कहकर चला गया। असल में वह भी फार्मा कंपनी के हाथों बिका हुआ एक भ्रष्ट पुलिस वाला था। जब फिंच को साफ की हुई रिकॉर्डिंग मिली तो उसे पता चला कि मरने से पहले डायना चेयरमैन को सारी सच्चाई बताना चाहती थी। इसका मतलब चेयरमैन को नई दवा की गड़बड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था। फिंच जैसे ही रीस से संपर्क करने वाला था, उसे पता चला कि वे दोनों गायब है। इस वक्त वे एक गोदाम में कुर्सी से बंधे हुए थे और सीईओ के आने का इंतजार कर रहे थे, जो उनका आखिरी फैसला करने वाला था। तुमने मुझे कभी अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है, तो तुम्हें कैसे पता था कि मैं मुसीबत में पड़ने वाली हूँ? तुम्हारे काम को देखकर लगता है कि तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है। शायद तुम्हें अपने काम करने का तरीका बदलना चाहिए। तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए। इसके अलावा तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। असल में रीस ने जोई के बैकग्राउंड के बारे में पहले ही पता लगा लिया था। वो एक अमीर परिवार में पली बड़ी थी और उसके पिता एक राजनेता थे, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे उनका परिवार बर्बाद हो गया। इसके बाद वो एक अमीर शहजादी नहीं रही और उसे अपनी माँ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहकर गुजारा करना पड़ा। मेरे पिता एक पार्टी लीडर थे, एक रोबोट जैसे राजनेता। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, जब तक कि पुलिस नहीं आई और उन्हें निशाना नहीं बनाया। तब मीडिया वालों ने कई हफ्तों तक हमारे घर के बाहर डेरा डाले रखा। फिर एक आदमी आया। वो आदमी पुलिस स्टेशन से इन अजीब हालात को संभालने के लिए भेजा गया था। उसने बस 2 बातें कही और वे अखबार वाले अपना सामान पैक करके वहां से चले गए। वे फिर कभी वापस नहीं आए। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी यही काम करना चाहती हूँ। उधर फिंच की हालत बहुत खराब थी। वो समझ गया था कि जोई और रीस खतरे में है, इसलिए उसने आखिरी रास्ता अपनाते हुए फार्मा कंपनी के सेक्रेटरी को फोन किया और रातों रात पुराने चेयरमैन से मिलने की मांग की। वो उस सीईओ का पर्दाफाश करना चाहता था जो छुपकर जहर बना रहा था। इस बीच गुस्से से पागल सीईओ उन दोनों को मारना चाहता था, लेकिन जोई ने कहा कि उसने पहले से ही प्लान भी तैयार कर रखा है। उसने
असली रिपोर्ट अपने एक दोस्त को ईमेल कर दी है। अगर आज रात उसे कुछ भी हुआ तो कल के अखबारों की हेडलाइन में फार्मा कंपनी की नई दवा का ही स्कैंडल छपेगा। ये सुनकर सीईओ घबरा गया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी पुराना चेयरमैन वहां पहुंचा। असल में इस पूरी साजिश के पीछे उसी का हाथ था। मार्क, ये दोनों अभी तक जिंदा क्यों हैं? ये कह रही है कि इसके पास एक रिपोर्ट है। मुझे लगा था कि तुम इस जरूरी काम को संभालोगे। मिस मॉर्गन, आप बेकार में इतनी जिद कर रही है। हर नई दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है, इसलिए हम पब्लिसिटी का सहारा लेते हैं। मैं तुम्हें वो रिपोर्ट दे दूंगी, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। ठीक है। अच्छी बात यह थी कि पुराना चेयरमैन और जोई एक दूसरे को पहले से जानते थे। उसे पता था कि जोई जैसे लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो बिना कुछ किए रिपोर्ट वापस कर देगी। जाते जाते जोई ने रीस को ये नसीहत देना नहीं भूला कि इंसान को हमेशा अपना एक तुरुप का इक्का बचाकर रखना चाहिए। उसे प्यार से किस करने के बाद जोई सीईओ के साथ रिपोर्ट लेने चली गई, लेकिन उसने चुपके से रीस को एक पेपर क्लिप दे दी, क्योंकि उसे पता था कि ये आशिक खुद को बचा सकता है। इधर उस गंजे आदमी ने रीस को मारने के लिए जहर तैयार कर लिया था। रीस ने एक ही नजर में पहचान लिया कि वो पोटेशियम क्लोराइड था। जोई ने अपने उस दोस्त से फोन पर बात करते समय जानबूझकर मिलने की जगह नेवी शिपयार्ड तय की थी, क्योंकि उसे पता था कि फिंच उसके फोन की जासूसी कर रहा है। इसलिए बचने के बाद रीस को ये पता चल जाएगा कि जोई आखिर में कहां मिलने वाली है। जब जोई सीईओ के साथ उस शिपयार्ड में पहुंची तो सामने ब्लैक मार्केट वाला लड़का खड़ा था। असल में जोई ने अपनी सुरक्षा के लिए ये दूसरा प्लान भी बना रखा था। अगर रीस उस गंजे आदमी से नहीं बच पाता तो ये लड़का अपने आदमियों के साथ आकर उसे बचा लेता। लेकिन सीईओ ने जोई की इस चालाकी को पकड़ लिया। उसने जोई का सोन चेक किया और ईमेल रिकॉर्ड देख लिया। उस वक्त उसने सिर्फ बैकअप के लिए वो रिपोर्ट तुद को ही ईमेल की थी। उसका कोई दोस्त नहीं था। इसे बाहर निकालो। क्या उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मैंने सुना है कि उनके पास अब इलाज है। तुमने बहुत वक्त लगा दिया। तुम्हें कब पता चला कि तुम सही काम करोगे? मेरे सोने से 2 मिनट पहले। दूसरी तरफ पूरी सच्चाई जानने के बाद भी फिंच ने पुराने चेयरमैन के साथ अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं की। वो बूढ़ा आदमी दिखावे के लिए फिंच के इन्वेस्टमेंट की तारीफ करने लगा और बोला कि जैसे ही उनकी कंपनी की नई दवा मार्केट में आएगी फिंच के शेयरों की कीमत आसमान छूने लगेगी। लेकिन उस बूढ़े को ये नहीं पता था कि उसके सामने जो इंसान बैठा है उसे सब कुछ पता है। फिंच का पहले किया गया इन्वेस्टमेंट सिर्फ फार्मा कंपनी के बड़े अफसरों तक पहुंचने का एक जरिया था। अब उसका प्लान कामयाब हो चुका था, इसलिए उसने रातों रात अपने सारे शेयर बेच दिए और उल्टा करोड़ों डॉलर लगाकर उसे शॉर्ट कर दिया। इसी एक दाव से उसने उस बूढ़े आदमी और उसकी पूरी कंपनी को बर्बाद कर दिया। आखिरकार उस फार्मा कंपनी के चेयरमैन और सीईओ दोनों पर धोखाधड़ी और मर्डर का केस दर्ज किया गया। इसमें जोई का भी बहुत बड़ा हाथ था। उसने बचने के तुरंत बाद वो असली रिपोर्ट उस फार्मा कंपनी के विरोधियों को बेच दी। इसके बाद उन लोगों ने ही सारी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। इससे न सिर्फ बुरे लोगों को सजा मिली बल्कि उसे विरोधी कंपनी से एक बहुत बड़ी रकम भी इनाम में मिली। सच में उसने अपना पूरा फायदा निकाला, लेकिन उसने उस पैसे का ज्यादातर हिस्सा डायना के परिवार वालों को दान कर दिया। इसलिए इस पत्थर दिल दिखने वाली लड़की की दुनिया में सिर्फ चालाकी ही नहीं बल्कि एक अच्छी इंसानियत भी छुपी है। मैंने ये भी सुना है कि अफसर कुछ बहुत ही गंभीर करप्शन के मामलों को लेकर बहुत गुस्से में है। उसने पक्का कुछ बहुत ही ताकतवर लोगों को नाराज किया है। जो असल में ना तो पूरी तरह से कोई बहुत अच्छी इंसान है और ना ही कोई बहुत बुरी इंसान है। उसने बस इस काली दुनिया में अपने जीने का एक अलग ही तरीका ढूंढ लिया है, जो कि रीस की तरह ही एक अजीब सा इंसाफ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह है आपका अपना चैनल। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।